ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड यानी एक बच्ची को जिसका नाम सिंड्रेला होता है और वह अपनी कहानी हमें सुना रही होती है कि उसके पास एक सीक्रेट होता है जिससे वह सारे जानवरों से बात कर सकती है और उनकी भाषा भी समझ सकती है। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और यही उसकी स्पेशल एबिलिटी थी। इसके बाद हम देखते हैं वह आ जाती है अपने घर पर और अपने डॉग से बात करना शुरू कर देती है। उसे यह कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा भूखे हो और मैं तुम्हारे लिए ही खाना लेकर आई हूँ। फिर वह अपने चिकन के पास चली जाती है और उसको भी खाना खिलाती है। उधर हम देखते हैं गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और फिर उस बच्ची को कहने लग जाते हैं कि तुम आखिर जानवरों से कैसे बात कर लेती हो, और फिर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तभी अंदर से उसकी आंटी आ जाती है और आते ही उसे ज़ोरदार लात मारती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है पूरे गांव वालों के आगे, यह कहकर कि तुमने खाना कैसे चुरा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ में पर चीटिंग करने की। इतने दिनों से मैं तुम्हें पाल रही हूँ, यह दिन देखने के लिए तो नहीं। तभी सिंड्रेला रोना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैं अभी अभी जंगल से यह खाना लेकर आई हूँ। जिस पर उसकी आंटी कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने खाने को चोरी किया है और अब तो तुम मानकर ही रहोगी। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है जून, है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने खाने को चोरी किया है और अब तो तुम मानकर ही रहोगी। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है जून, जो कि सिंड्रेला का ही साइड ले लेती है यह कहकर कि एक बच्ची के साथ तुम लोग इतना ज़्यादा जुल्म नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तभी सिंड्रेला की आंटी वहां पर कहने लग जाती है कि इसने खाने की चोरी की है तो इसको तो पुलिस के हवाले ही कर लेना चाहिए। जिस पर चिकन सिंड्रेला को उसका जवाब बताता है और सिंड्रेला वही बातें कहने लग जाती है कि यह फल उसे कहाँ से मिले थे। जिसके बाद उसकी आंटी कहने लग जाती है कि इतने सालों से तुम यहाँ पर रह रही हो और मुझसे ही झूठ कह रही हो, तुम्हें तो सच में मारना ही चाहिए, और जब तुम पकड़ी गई हो तो तुम अपने जानवरों पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो, ये कितनी गलत बात है। और सारे गांव वालों के आगे कहने लग जाती है कि देखो, अभी भी यह लड़की सच बोलने का नाम नहीं लेती, ये कितनी बुरी औरत है। जिसके बाद जब सिंड्रेला कहती है कि मुझे चिकन ने ही बताया है कि यह खाना कहाँ से आया है, तब उसकी आंटी कहने लग जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जानवरों से बात कर लो, क्योंकि यह एबिलिटी इंसानों में हो ही नहीं सकती। जिस पर जब सिंड्रेला मरने को तैयार नहीं होती तब उसकी आंटी से कहती है कि ठीक है, अभी तुम कहो इस चिकन को मेरे लिए अंडा दे दे, क्योंकि यह बहुत दिनों से नहीं दे रहा है। अगर इसने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अब वहां पर जून खड़ी होती है जो कि सिंड्रेला का साइड लेने लग जाती है। जिस पर सिंड्रेला कहती है जून से कि आप कुछ मत कहिए, मैं अभी चिकन से कहती हूँ, वह मेरी बात मान लेगी। सिंड्रेला तुरंत चिकन के पास जाती है और उसको रिक्वेस्ट करती है, जिस पर चिकन विमुख जाता है। और फिर वहां पर खड़े गांव वाले भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें वहां से लात मारकर घर से निकाल देंगे और तुम्हारे पास कुछ रहेगा भी नहीं करने के लिए। प्लीज़ अपनी गलती मान लो। जिस पर तभी इधर हम देखते हैं चिकन अंडा दे देता है और उसे देखकर वहां पर खड़े सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यह कैसे हो गया। जिस पर जब सिंड्रेला की आंटी को और कुछ नहीं मिल रहा था उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो वह उससे कहने लग जाती है कि हो सकता है तुम तो अंधेरे में तीर मार रही हो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम जानवरों से बात कर लो। इस पर सिंड्रेला कहने लग जाती है कि मेरे पास ही एबिलिटी है, मैं उनकी भाषा समझ सकती हूँ। जिस पर उसकी आंटी कहने लग जाती है कि यह घर छोड़कर अभी यहाँ से तुम चली जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी सिंड्रेला अपने पैरों पर बैठ जाती है और भीख मांगना शुरू कर देती है, यह कहकर कि प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो, अब तो मेरे डैड भी मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या खाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। जिस पर उसकी आंटी उसे कह देती है कि तुम्हारे डैड मर गए हैं और तुम ही वह मनहूस हो जिसके कारण तुम्हारे डैड मरे हैं, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और उसे दोबारा लात मारकर कहती है कि इस घर से निकल जाओ। सिंड्रेला अपने डैड की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देती है
और यह कहने लग जाती है कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मेरे डैड मर गए हैं। जिस पर उसकी आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हारे डैड का डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है, उनका मर्डर हो गया है। जिस पर सिंड्रेला कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड बुरे आदमी नहीं हैं, वह एक सोल्जर हैं। जिस पर सिंड्रेला की आंटी वहां पर खड़े सारे गांव वालों को कहने लग जाती है कि उनका कोई भी मतलब नहीं है, वह सिर्फ मिलिट्री में दिखावे के लिए हैं, बाकी सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर सिंड्रेला कहने लग जाती है कि मेरे डैड का मेरे पास फोटो भी है, तो तुम लोगों को झूठ बोलना बंद करो। जिसके बाद वह जैसे ही फोटो निकालने लग जाती है तब उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसको इस फोटो को किसी को भी दिखाने से मना किया था, क्योंकि उसके पीछे कुछ पर्सनल चीजें लिखी थी। जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर सिंड्रेला वह फोटो दिखाने से मना कर देती है और फिर उसकी आंटी उससे कहती है तो कोई बात नहीं, अब तुम इस घर से चली जाओ। तभी जून वहीं पर खड़ी रहती है और वह कहने लग जाती है सिंड्रेला की आंटी से कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो, तुम्हें एक बच्ची के साथ इतना भी जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जिस पर सिंड्रेला की आंटी कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें इतना ही दया आ रहा है, तुम क्यों नहीं इसे अपने घर लेकर चली जाती हो। अब जिसके बाद वह सिंड्रेला की तरफ देखते हैं और कहने लग जाते हैं कि चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर यहीं मार दूंगी। तभी सिंड्रेला दोबारा अपनी आंटी से कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरे पास कहीं रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर उसकी आंटी से जोरदार धक्का देकर घर के बाहर कर देती है। जिसके बाद सिंड्रेला रो रो कर जा रही होती है, यह कहकर कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी। तभी पीछे से हम देखते हैं सिंड्रेला की चुड़ैल आंटी को, जो कि कहने लग जाती है कि तुम एक मनहूस हो, तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम किसी के भी खानदान में जाओगे तो उसका अच्छा नहीं होगा। हम तभी देखते हैं जून को, जो कि सिंड्रेला को रोक लेती है और सबके सामने उसे अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। इधर सिंड्रेला की आंटी जूली सबसे कहने लग जाती है कि वह अब तो जून को भी दया आना शुरू हो गया है सिंड्रेला पर, अब उसका घर भी टूटने वाला है। तभी जून सिंड्रेला के पास आ जाती है और कहने लग जाती है कि आपको मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगी, कभी भूखी नहीं रहूंगी, बस आप मुझे अपने घर पर रख लो। जिसके बाद जून उसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसे लेकर जैसे ही जा रही होती है कि पीछे से जूली कहने लग जाती है अपने चिड़चिड़े अंदाज में कि तुम इसे लेकर तो जा रही हो, लेकिन तुम्हारे घर का सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारे पास एक दिन कोई नहीं बचेगा। इधर हम देखते हैं डॉग को, जो कि सिंड्रेला की इस हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था और वह कहता है कि जूली से बड़ी बेकार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और फिर वह खाना उसके पैरों के नीचे फेंक देता है, जिससे वह फिसलकर गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। कभी जॉन उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भगवान ने तुरंत दे दी। फिर वह सिंड्रेला को लेकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जून के घर में। जून जैसे ही सिंड्रेला को लेकर आती है, उसका हस्बैंड सिंड्रेला को देखता है और कहने लगता है कि तुम इसे लेकर कैसे आ गई और यह कौन है। जिस पर जून बताना शुरू कर देती है कि यह सिंड्रेला है, इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। तभी वहां पर भागता हुआ रॉबिन आ जाता है और वह जून से कहना शुरू कर देता है कि आप सिंड्रेला को घर पर लेकर क्यों आ गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह अब हमारे घर को बर्बाद करके रख देगी, यह एक मनहूस है। जिसके बाद जून रॉबिन को बहुत ही ज्यादा डांटती है, यह कहकर कि तुम्हें ऐसे नहीं बात करना चाहिए और मुझे इसके साथ क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला मैं लूंगी, तुम नहीं। जिस पर रॉबिन कहने लगता है कि तुम उसी को सपोर्ट करना चाहती हो ना, तो आज क्लियर कर दो, या तो मैं या तो वह। फिर जिसके बाद जून जब कुछ जवाब नहीं देती तो रॉबिन अपना बैग लेकर वहां से बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला जाता है। इधर हम देखते हैं जून को, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि डिनर के टाइम तक भी रॉबिन घर पर नहीं आया था। तभी जून के पास सिंड्रेला आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि भैया कहाँ पर हैं। जिस पर जून कहती है सिंड्रेला से कि ऐसी बातें मत करो, तुम आखिर कैसे पता लगाओगी कि वह कहाँ गया है। जिस पर सिंड्रेला कहने लग जाती है कि ऊपर उड़ रहे आसमान में जो बर्ड्स हैं वे सब कुछ देख सकती हैं। जिस पर जून थोड़ी सी शॉक हो जाती है और फिर हमारी सिंड्रेला पक्षियों से बात कर लेती है और पता चल जाता है उसे कि उसका भाई बैकयार्ड में है। अब जिसके बाद वह भागते हुए बैकयार्ड में अपने भाई के पास पहुंच जाती है। इधर हम रॉबिन को देखते हैं, जो कि बैकयार्ड में बैठा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वह यही सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली भी अब दूसरों की तरह भूखे मरेगी क्योंकि यह आ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला वहां पर आती है
और फिर अपने भाई से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना माउंटेन के ऊपर से लाया है, तो मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। रॉबिन वहां पर बहुत ज्यादा नाराज होता है और वह जैसे ही कुछ सिंडरेला से कहता है उसके पहले ही वहां पर सिंडरेला का डॉग आ जाता है। सिंडरेला जैसे ही उससे पूछती है कि क्या तुमने चिकन के अंडे ले आए जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था, जिस पर रॉबिन कहता है कि तुम पागलों की तरह क्यों कुत्तों से बात करती रहती हो, तुम अब उससे एक्सपेक्ट करती हो कि वह तुम्हें अंडे लाकर देगा। तभी सिंड्रेला का डॉग उसे अंडे दे देता है। वह अंडे वह अपने भाई को दे देती है और कहने लग जाती है कि देखो, मैं झूठ नहीं कह रही थी। अब रॉबिन भी इस बात को देखकर तो शॉक ही रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहां पर जून के हस्बैंड को कुछ तो हो गया था और वह जंगल में बेहोश पड़ा हुआ था। वहां पर भागते हुए गांव के सारे लोग आ जाते हैं। जैसे ही रॉबिन उन लोगों से पूछता है कि आखिर जॉन को हुआ क्या है, जिस पर गांव वाले बताते हैं कि जब हम लोग पानी लेने के लिए गए तब हमने इसे ऐसे बेहोश होकर पड़ा हुआ देखा। जिसके बाद जून वहां पर उसके पास चली जाती है और रोना शुरू कर देती है और सबसे कहने लग जाती है कि प्लीज हॉस्पिटल ले जाने में हमारी मदद कर दो। जिस पर वहां खड़े सारे लोग और एक डॉक्टर भी होती है जो कहने लग जाती है कि किसी ने ऑलरेडी एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, हमें उसी चीज का वेट करना चाहिए। जिसके बाद वहां पर एक दूसरी औरत आ जाती है जो कि उसे सीपीआर देना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि इसकी हालत खराब ही होते जा रही है, हमें या तो इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा या तो यहीं यह मर जाएगा। और फिर तुरंत ही वह उसे मरा हुआ डिक्लेयर भी कर देती है। जून की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ये सुनने के बाद, और फिर रॉबिन भी वहीं पर होता है जो कि जॉन को पकड़कर रोना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि अभी तो मुझे आपके साथ दुनिया देखनी थी, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला को जो कि रो रही थी और फिर वहां खड़े सारे गांव वाले सिंड्रेला से कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ही आज ये मर गया है, और जून से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था, ये एक मनहूस है। रॉबिन भी उनकी बातें सुन लेता है और सिंड्रेला पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी सिंड्रेला कहने लग जाती है रॉबिन से कि जॉन अभी तक मरा नहीं है, हमारे पास एक और ऑप्शन है उसे बचाने का। वहां पर जितने लोग थे सब शॉक हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग तो कहने लग जाते हैं कि यह देखो, अब डॉक्टर से भी तेज यह लड़की बनने की कोशिश कर रही है। तभी सिंड्रेला अपने जेब के अंदर से एक फल निकालती है और फिर सीन तुरंत शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जून और जॉन टेबल पर एक अंडे को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहे थे और फिर सिंड्रेला से पूछ रहे थे कि अंडा आखिर कहां से आया। तब सिंड्रेला उसे बताती है कि यह अंडा मेरे चिकन का है और वह स्पेशल चिकन है, इसलिए उसके अंडे से बहुत ज्यादा हमें फायदा हो सकता है। जून बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि जॉन की तबीयत उससे सही हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला जॉन को और सही करने के लिए अपने डॉग के पास चली जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मेरे अंकल की दवाइयों के लिए कुछ करो क्योंकि उन्हें हमें ठीक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस पर सिंड्रेला का डॉग उसे बता देता है कि पहाड़ों पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आराम से जॉन ठीक हो सकता है। जिसके बाद सिंड्रेला चली भी जाती है और फिर बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। इधर जून सिंड्रेला को ढूंढ रही होती है लेकिन वह नहीं थी, तो जून और जॉन दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और जॉन उसे ढूंढने के लिए निकल भी जाता है। जिसके बाद इधर जूली आ जाती है जून के घर पर और कहने लग जाती है कि आखिर वह मनहूस कहाँ है, और अगर वह अभी तक घर नहीं आई है तो मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ कि वह कहाँ रह गई है। मुझे तो लगता है वह कहीं जाकर मर गई होगी या किसी जगह पर डूब गई होगी। तभी वहां पर आ जाती है सिंड्रेला और बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी जून को बताती है कि उसने वह फाइनली जड़ी बूटी ले ली है जो कि माउंटेन्स पर थी। तभी वहां पर सिंड्रेला का डॉग आ जाता है और वह बता देता है कि जॉन बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है और उसको कुछ तो हो गया है। सिंड्रेला जून को लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन जून जाती नहीं है, यह कहकर कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वह बिल्कुल ही ठीक है। जिस पर सिंड्रेला कहती है कि मेरी बात मानो, प्लीज चलो। तभी जूली भी वहां पर खड़ी थी, वह भी सिंड्रेला को उल्टा सीधा कह रही थी। जिसके बाद सिंड्रेला जून को खींचकर ले जाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन जून उसको डांटकर कहने लग जाती है कि जाओ अंदर खाना पीना खाओ क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिस पर तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो उन लोगों को बता देता है कि जॉन को कुछ हो गया है। तभी हम देखते हैं दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां पर जॉन मरा था और सिंड्रेला वह जड़ी बूटी खिलाने के लिए जॉन को कहती है।
अब जो डॉक्टर वहां पर थी वह उसे देखती है और कहने लग जाती है कि यह तो पॉइजनस है और इसको नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि जो इसे खाएगा वह मर जाएगा। जिसके बाद वहां पर इन लोगों के बीच में बहस होने लग जाती है। डॉक्टर मना करती है लेकिन फिर भी सिंड्रेला दिन भर थी कि नहीं, इसको खिलाओ, इसको खिलाने से ही जॉन ठीक होगा। जिसके बाद सारे गांव वाले सिंड्रेला से ही कहना शुरू कर देते हैं कि तुम एक बच्ची हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, यह जहर होता है, अगर तुम इसे खिलाओगी तो जॉन कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। सिंड्रेला उन लोगों की बात नहीं सुनती और इधर जून के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि सिंड्रेला की सारी बातें सच हुई हैं तो क्या पता यह बात भी सच हो जाए, इसीलिए वह उसको खिलाने के लिए मान भी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर रॉबिन खड़ा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होता है और सिंड्रेला पर उसे मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम सिंड्रेला को देखते हैं जो कि सिर्फ जून से यही कह रही थी कि 5 घंटे बचे हैं, अगर इतने में तुम नहीं खिलाओगी तो हो सकता है जॉन कभी भी जिंदा नहीं होगा। जिसके बाद जून वह जड़ी बूटी जॉन को खिला ही देती है लेकिन तभी जूली उसे दोबारा रोक लेती है। वह कहती है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, वह तो पागल बच्ची है, वह कुछ भी कहती है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं वहां पर डॉक्टर को जो कि ज्ञान देने के लिए पहुंच जाती है यह कहकर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये असली है भी नहीं क्योंकि यह तो इन पहाड़ों में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हजारों साल में सिर्फ एक बार मिलती है। अब यहाँ पर डॉक्टर की यह बात सुनकर जून भी सोच में पड़ जाती है कि डॉक्टर तो सच ही कह रही होगी। जिसके बाद जून लेकिन जबरदस्ती डॉक्टर से कहती है कि थोड़ा सा खिला दो, क्या पता वह ठीक हो जाए। तब वहां पर खड़े सारे लोग जून को पकड़ लेते हैं ताकि वह जॉन को दवाई नहीं खिला पाए। वहां पर हाथापाई चल रही थी तभी जॉन को खांसी आनी शुरू हो जाती है जिससे पता चलता है कि जॉन जिंदा हो गया था और वह अभी मरा नहीं था। तब सिंड्रेला कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और फिर हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहां लोग सिंड्रेला को इग्नोर कर रहे थे यह कहकर कि बच्ची को कुछ पता नहीं होता कि कौन सी जड़ी बूटी खिलाने से क्या हो सकता है और क्या नहीं। अब जिसके बाद रॉबिन सिंड्रेला से लड़ने लग जाता है कि तुमने ही मेरे बड़े भाई के साथ कुछ तो किया है इसलिए वह जाग नहीं पा रहे हैं, तुम ही मनहूस हो और तुम्हें इस फैमिली में नहीं होना चाहिए था। वहां पर खड़े सारे लोग रॉबिन के साथ सहमत हो जाते हैं और यह कहने लगते हैं कि तुम सही कह रहे हो, सिंड्रेला ही मनहूस है। अब हम देखते हैं जून को जो कि उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी। तभी वहां पर जुलाई होती है जो कि फालतू की बातें करना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि मरे हुए इंसान की हमें अर्थी उठानी चाहिए, न कि उसके पास बैठकर उसे जिंदा करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी जून उससे झगड़ने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो बाहर फेंक देना चाहिए गांव से, क्योंकि तुम एक बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं हो, बस दूसरों का घर तोड़ना जानती हो। जिसके बाद हम देखते हैं गांव वाले जूली की ही बातें मानते हैं और जून को पकड़कर साइड कर देते हैं और वे लोग जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए जॉन के पास जाते हैं तभी जॉन हिलने लग जाता है, उसे खांसी होने लग जाती है और फिर फाइनली वह जिंदा हो जाता है। वहां पर सिंड्रेला भी बैठी होती है और ये सब देखकर सब लोग जॉन को गले लगा लेते हैं, एक हैप्पी फैमिली की तरह। अब वहां पर जितने गांव वाले थे वह सब शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, एक मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन जूली तो मन ही मन कुछ और ही सोच रही थी, वह तो इन लोगों के घर को तोड़ना ही चाहती थी, लेकिन इस प्लान में वह नाकामयाब हुई इसलिए उसे और बहुत ज्यादा सदमा लगता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं घर का सीन जहां पर जॉन आराम कर रहा था और जैसे ही उसकी नींद खुलती है और जब उसे जून बताती है कि सिंड्रेला ने उसकी जान बचाई है तब वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सिंड्रेला को थैंक यू कहता है। जिसके बाद सिंड्रेला उसे कहती है कि मैं आपकी मदद हमेशा करूंगी और आपको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहां पर रॉबिन होता है जो कि कुछ बोलता है उसके पहले ही मान जाता है कि तुम सिंड्रेला के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हो, ऐसी नहीं है, वह बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, इसलिए उसके बारे में गलत सोचना बंद कर दो। सबको अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है कि सब थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद सिंड्रेला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर यह लोग सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर एक हैप्पी फैमिली की तरह अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तभी जॉन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। तब सिंड्रेला जॉन से कहती है कि आपको आराम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वहां पर तुरंत ही सिंड्रेला का डॉग भागता हुआ आता है और वह अंडा लेकर आता है, जिसे देखने के बाद सिंड्रेला उसको बहुत ज्यादा थैंक यू कहती है, यह कहकर कि तुमने जॉन की सच में बहुत ज्यादा मदद की है। उसे इस समय नींद थी और फिर वह डॉग को थैंक यू कहती है।
डॉग भी खुश हो जाता है। तभी वहां पर आ जाती है जूली, जो कि आते ही कहने लग जाती है कि फाइनली मैंने चोर को पकड़ लिया है, और वह चोर और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला है। और वह सारे गांव वालों को वहां पर इकट्ठा कर लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। और जब सब पूछते हैं कि बात क्या है, तब वह इल्जाम लगाने लग जाती है कि यह मेरे घर से अंडे चुरा कर लाती है, और अब तो मेरे पास सबूत भी है। ये देखो, टेबल पर जो अंडा रखा है ये मेरा ही है। और फिर वह फालतू में चिल्लाने लग जाती है, जिसके बाद सारे गांव वाले सिंड्रेला को गलत समझने लग जाते हैं। और फिर तुरंत जूली डॉग को पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि तुम ही हो जो इस अंडे को मेरे घर से लाकर इसे देते हो। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारा सूप बना लूंगी। जिसके बाद सिंड्रेला यह करने से जूली को रोकती है, जिस पर जूली उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है, यह मेरा डॉग है, मैं इसके साथ जो कुछ भी करूं यह मेरी परेशानी होनी चाहिए। जिस पर सिंड्रेला उसे मना करती है कि तुम मुझे डांट लो, मुझे मार लो, लेकिन तुम मेरे डॉग को कुछ मत करो क्योंकि वह मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तभी जूली कहती है, वह तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन उसकी मालकिन मैं हूँ, इसलिए मैं उसके साथ जो कुछ भी करूं इसमें तुम बोलने वाली कोई भी नहीं होती हो। और फिर वह सबके सामने ही कहने लग जाती है कि इसे तो मैं बहुत प्यार से मारूंगी और इसकी हड्डियों को भी खुद ही खा जाऊंगी। तभी सिंड्रेला दोबारा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और फिर कहने लग जाती है कि प्लीज इसे मत मारो, और रोने लग जाती है। ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं आपके लिए कपड़े धो दूंगी, आप जो बोलोगे मैं वह करूंगी, आपके घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज मेरा डॉग को मत मारो। यह कहकर रोने लग जाती है। तभी रॉबिन भी बीच में कहने लग जाता है कि आपको एक डॉग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर जूली कहने लग जाती है कि तुम लोग मुझे ज्ञान नहीं दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई बात नहीं, अगर इतना कह रहे हो तो मेरी एक शर्त है, अगर मुझे 10 युआन मिलते हैं तो मैं इस डॉग को आराम से छोड़ दूंगी। जिसके बाद रॉबिन कहने लग जाता है कि इतने पैसे तो मेरे पास हैं नहीं, मैं कहाँ से लाकर दूंगा। जिसके बाद जूली कहने लग जाती है, तब तो इसे पाने की सोचो भी मत। इधर सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मैं आपके लिए पैसे कमाऊंगी, मैं कल तक आपको सारे पैसे लाकर दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यह डॉग बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसे मत मारो। जिसके बाद जूली उसकी एक भी बात नहीं सुनती, वह उसे लेकर जा ही रही होती है। सिंड्रेला भीख मांगती है, लेकिन वह उसे लात मारकर चली जाती है। तभी सिंड्रेला का डॉग उससे कहता है कि अगले जन्म में फिर मिलेंगे सिंड्रेला, मुझे हमेशा अपनी यादों में रखना। इसे सुनने के बाद सिंड्रेला बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और फिर जूली उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम एक मनहूस हो, तुम जिसके साथ रहोगी वह कभी भी जिंदा नहीं रहेगा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। और फिर वह डॉग को लेकर जा ही रही होती है कि तभी जून जूली को रोक लेती है और कहना शुरू कर देती है कि यह पैसे तुम्हें मैं दूंगी, इस डॉग को हमें दे। जिसके बाद जूली तुरंत 5 युआन एक्स्ट्रा मांगना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला तो हो सकता है कि मैं इसके 15 पीस करूं और तुम्हें भी खिला दूं। तभी जून ये पैसे देने को भी मान जाती है, लेकिन इधर जून कुछ और ही सोच रही थी। वह तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालती है और देना शुरू कर देती है। वहां खड़े गांव वाले कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इतने पैसे इस डॉग के लिए नहीं देने चाहिए, इसे मारना है तो मार दो, तुम दूसरा डॉग आराम से लाकर पाल सकती हो। जिस पर जून उन लोगों को यह कहकर जवाब देती है कि मैं सिंड्रेला का बेस्ट फ्रेंड उसे दूर होता हुआ नहीं देख सकती। तभी जॉन भी उसे यह करने से रोक लेता है और फिर वह खुद ही उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला जॉन को वह एग्रीमेंट साइन करने से तुरंत मना कर देती है। और इधर जूली कहने लग जाती है कि देखो यह लड़की कितनी ज्यादा जिद्दी और चालाक है, ये तो अब एग्रीमेंट साइन भी नहीं करने दे रही है। यह क्या चाहती है कि जिसे यह बहुत अच्छा दोस्त कह रही है मैं उसे मारकर खा जाऊं। तभी सिंड्रेला उन लोगों से कहती है कि हमारे पास यह पैसे हैं और वह पैसे वहां पर छुपे हुए हैं। तभी गांव वाले भी कहने लग जाते हैं कि मैंने तो किसी के घर में पहली बार देखा है कि वह घर के बाहर अपने पैसे छुपा रहा है, अक्सर लोग तो तिजोरियों में अपने पैसे रखते हैं। तभी वहां जो चुड़ैल जूली होती है वह कहने लग जाती है सिंड्रेला से कि तुम क्या पैसों की देवी हो जो तुम्हें पता है कि पैसे कहाँ पर रखे हैं। तभी हम देखते हैं जून को, जो कि उसे कचरे के ढेर में पहुंच जाती है पैसों को ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिलते। और इधर सारे गांव वाले आपस में हंसना शुरू कर देते हैं, यह कहकर कि यह पूरा परिवार ही पागल हो गया है जब से सिंड्रेला उसके घर में रहना शुरू की है। अब इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि एग्रीमेंट को साइन करने के लिए मान गया होता है और कचरे के ढेर में पैसा ढूंढने के लिए, और उसे वहां सारे पैसे मिल जाते हैं
और फिर वह सबको दिखा देती है। इधर जॉन का एग्रीमेंट साइन करना पूरा नहीं हुआ तो वह बीच में ही रुक जाता है और फिर वहां पर खड़े सारे गांव वाले और चुड़ैल जूली भी शॉक हो जाती है कि आखिर ये पैसे उस कचरे के ढेर में से बाहर कहां से आ गए। वह फिर उन सारे पैसों को जून को दे देती है और फिर जून ये पैसे जूली को दे देती है, यह कहकर कि अब ये डॉक्टर हमें दे सकती हो। अब इधर ये लोग फाइनली उसको खरीद लेते हैं और फिर एग्रीमेंट को भी फाड़ देते हैं और अब सिंडरेला का डॉग फाइनली उसके साथ हमेशा रह सकता था। तब सिंडरेला जॉन से कहती है कि आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और आपने मेरी और मेरे डॉग की जान भी बचाई है, इसलिए हम लोग अब हमेशा आपका ध्यान रखेंगे और आपको कभी भी दिक्कत और परेशानी आने नहीं देंगे, क्योंकि हम आप लोगों को माउंटेन चलाकर अच्छा खाना देंगे। अब इसके बाद जून सिंड्रेला से पूछना शुरू कर देती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पर पैसे रखे हैं। इसके बाद सिंड्रेला अपने डॉग से पूछती है कि आखिर यह तुम्हें पता कैसे चला कि वहां पैसे रखे हैं। इसके बाद उसका डॉग बताता है कि जूली का हस्बैंड वहां पर अपनी अय्याशी के बचे हुए पैसे को रखा था, जिसको सिंड्रेला सबके सामने कह देती है और फिर गांव वाले उस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और जून भी उस पर हंसने लग जाती है कि यह क्या करके तुम्हारे पैसे हमने तुम्ही को दे दिए। इसके बाद वहां पर जूली का बहुत बड़ा मजाक बन जाता है और फिर सिंड्रेला और भी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें डॉग से पूछकर पूरे गांव वालों के सामने बता देती है, जिससे जूली की वहां पर बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। और फिर हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जूली के हस्बैंड ने जो उसके लिए सिल्वर ईयररिंग्स लाई थी वह भी नकली थी, जिसको जूली लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और पूरे गांव में दिखा रही थी। और वह नकली तो थी ही, साथ में उसे जूली के हस्बैंड ने किसी और को दे दिया है जिसके बारे में जूली को पता भी नहीं है। अब जो वहां पर गांव वाले खड़े थे वह लोग जूली पर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जूली सिंड्रेला को बहुत ज्यादा डांटना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें तो पागल घोषित कर देना चाहिए और गांव के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग तो इस गांव में रहने के लायक ही नहीं होते, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। तुम कुछ भी कहती हो और सारे लोग तुम्हारी बात भी मान रहे हैं, तुम बहुत बड़ी झूठी हो, सच्चाई तो मुझे पता है। तभी हम देखते हैं सिंड्रेला को और सच बता देती है कि जूली का बेटा भी उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। अब तो गांव वालों को और मौका मिल गया था जूली का मजाक उड़ाने का। वह लोग उसको बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लग जाते हैं, उससे कहने लग जाते हैं कि तुम सच में एक बहुत बुरी औरत हो, तुम्हें गांव के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जूली का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं रहता और फिर वह सिंड्रेला को मारने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है तो गांव वाले उसे पकड़कर साइड कर देते हैं, यह कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की, अब तो तुमसे अपने घर में भी नहीं रख रही हो आप। इसके बाद हमारी सिंड्रेला तो वहां पर चुप ही नहीं हो रही थी, वह उसकी सच्चाइयों को एक के बाद एक बोले जा रही थी। इसके बाद वह कहती है कि आप तो जूली प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि जूली के हस्बैंड ने ऑलरेडी किसी और को प्रेग्नेंट कर दिया है और उसको जब हॉस्पिटल लेकर गया तो वह और कोई नहीं बल्कि एक लड़का है आप। इसके बाद जून सिंड्रेला को समझा देती है कि आज के बाद तुम्हें ऐसी बातें नहीं सुननी है, ना बोलनी है, क्योंकि ऐसी बातें छोटे बच्चे नहीं करते। सिंड्रेला इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जूली वहां से फाइनली अपना छोटा सा मुंह लेकर भाग जाती है और फिर इधर जूली अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है जहां पर गांव वाले जा रहे थे और उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे और ये लोग अपना मुंह भी छुपा रहे थे। तभी जुलाई का हस्बैंड उससे पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि यह क्या कर दिया, तुम्हारे वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है, लोग मुझ पर हंस रहे हैं। जिस पर जूली कहने लग जाती है कि तुम्हें भी तो उस औरत के साथ नहीं जाना चाहिए था। तभी जूली का हस्बैंड उसे मारने के लिए जैसे ही जाता है और फिर अपने मन में सिंड्रेला को विलेन बनाकर खड़ा कर लेती है, यह सोचकर कि वही लड़की है और सारे मुसीबत की जड़ वही है और वह उसको सबक सिखाने की बातें सोचने लग जाती है। इधर जूली का हस्बैंड जूली को बताता है कि एक बहुत ही बड़े परिवार का एक कछुआ है जो कि मरने वाला है, क्योंकि वह बहुत दिनों से कुछ खास खा ही नहीं रहा है। और यह बात सुनकर तो जूली के मन में लड्डू फूट जाते हैं, क्योंकि वह तो सिंड्रेला से बदला लेना ही चाहती थी, तो उसे एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। फिर वह एक चुड़ैल वाली हंसी देती है। इसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला को जो कि अपने घर में खेल रही थी और उसके घर में चुपके से जूली आ जाती है और उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती है। सिंड्रेला उससे कहने लग जाती है कि जब तक जून नहीं आएगी मैं इस घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे निकलने से मना किया है। इसके बाद वह उसके पास चली जाती है,
प्यार से उसके पास बैठ जाती है और उसे बता देती है कि एक कछुआ बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसको तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम जानवरों से बात कर सकती हो तो तुम प्लीज़ मेरे साथ चलोगी। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके फैमिली के दादाजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। इसके बाद सिंडरेला उसे साफ साफ मना कर देती है, यह कहकर कि जब तक जून घर पर नहीं आएगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन जूली को तो उसे मनाना बहुत ही अच्छे से आता था, तो वह उसे मना ही लेती है और लेकर चले ही जाती है। अब हम देखते हैं सिंडरेला को फाइनली उस आदमी के सामने। ये लोग कुछ बात कर ही रहे थे तभी वहां पर जून आ जाती है और फिर सिंडरेला को लेकर जाने लग जाती है, यह कहकर कि नहीं, इसे कुछ करना नहीं आता, किसी जानवर से बात करना नहीं आता, यह सब झूठ है। इसके बाद जूली और जून के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये दोनों आपस में जब लड़ रहे होते हैं तब जिस बूढ़े की कछुआ थी उसका असिस्टेंट कहने लग जाता है कि मुझे तो इन दोनों में कुछ गड़बड़ लगता है, कोई जानवर से कैसे बात कर सकता है। इसके बाद वह बूढ़ा सिंडरेला को समझाता है और फिर कछुए के पास लेकर चला जाता है और फिर हमारी सिंडरेला उससे बात करना शुरू कर देती है। उसे बात करके फाइनली उसे दिक्कत क्या है वह पता चल जाता है। वह यह दिक्कत उस बूढ़े को बता देती है कि इसमें कुछ ज्यादा ही खा लिया है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा। इसके बाद उस बूढ़े का असिस्टेंट कहने लग जाता है कि 2 दिन से तो इसने कुछ खाया ही नहीं है, तो ओवरराइटिंग हो ही नहीं सकती, यह तो झूठ बोल रही है, इसका तो झूठ पकड़ा गया। अब जूली इधर मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उसे तो सारी बातें पता थीं। वह तो सिंडरेला को यहाँ पर सिर्फ हंसाने के लिए लेकर आई थी। इसके बाद सिंडरेला इस मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है। वह उस बूढ़े को बताती है कि जब आपका पोता आया था तो उसने कछुए के पानी में बहुत ही ज़्यादा बिस्किट डाल दिए थे, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है। इसके बाद उस बूढ़े को एहसास होता है कि हाँ, सिंडरेला तो सच कह रही है, मेरा पोता तो आया था, हो सकता है कुछ ऐसा ही हुआ हो। अब इसके बाद सिंडरेला उन लोगों से कहती है कि आप लोग अगर पानी बदल दोगे तो कछुआ बहुत ज़्यादा आसानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन उस बूढ़े का असिस्टेंट तो यह मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि कछुए के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। वह सिंडरेला को बहुत ही ज़्यादा गलत कह रहा था। अब तभी सिंडरेला और उसके बीच में बहस भी हो जाती है, जिसका सिंडरेला अपना पॉइंट रख रही थी। तभी जूली बीच में कहने लग जाती है कि यह बच्ची तो सिर्फ बात कर सकती थी जानवरों से, इसलिए मैं इसको आपके पास लेकर आई हूँ। हो सकता है कि आपकी कुछ मदद आ जाए, बस इसलिए। हो सकता है कि ये छोटे मोटे जानवरों से ही बात कर सकती हो और बड़े बड़े जानवरों से नहीं बात कर सकती हो, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिसके बाद वह बूढ़ा सिंडरेला की बातों को मानने के लिए राजी हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पानी चेंज कर दो, क्या पता ये सही हो जाए। और जैसा सिंडरेला ने कहा है बिल्कुल वैसा करो। अब थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट पानी चेंज करके आ जाता है और फिर कछुआ हिलना शुरू कर देता है, जिसको देखकर वहां खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। बहुत बड़े डॉक्टरों ने इस कछुए को देखा था, लेकिन किसी ने भी इसको ठीक नहीं किया और न ही वह कर पाए, लेकिन इस बच्ची ने तो आसानी से कर दिया। जिसके बाद उस बूढ़े का असिस्टेंट भी सिंड्रेला से माफ़ी मांगने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत समझा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी वह बूढ़ा अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब तो तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है, यहाँ से चले जाओ, मेरे बेटे को फ़ोन करो और उसको बोलो कि डॉक्टर ढूंढना बंद करें, कछुआ फाइनली ठीक हो गया है और उसे जल्दी से मेरे पास बुला लो। उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जूली उस बूढ़े से कहती है कि हमें एक और बार टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यह कछुआ इतनी आसानी से इस बच्ची से ठीक हो पाएगा। जिसके बाद वह बूढ़ा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी टेस्ट करने की इच्छा है तो तुम इसे टेस्ट कर सकती हो। जिसके बाद वह बूढ़ा सिंड्रेला को लेकर बाहर चला जाता है लंच करवाने के लिए। तभी सिंड्रेला और जून दोनों बाहर आ जाते हैं और अंदर जूली होती है, जो कि गेट लगाकर उस कछुए को अपने हाथों में उठा लेती है और फिर कहने लग जाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर देती हूँ। वह जैसे ही उसे अपने हाथों में उठाती है और फेंकने वाली होती है कि अंदर से कछुए की आवाज़ को सिंड्रेला सुन लेती है और फिर भागते हुए सबको लेकर पहुँच जाती है उस रूम को और गेट खोल देती है। जैसे ही गेट खुलता है सब लोग देख लेते हैं जूली को कछुए को फेंकते हुए। जून भी चिल्लाना शुरू कर देती है जूली पर, यह कहकर कि यह तुम क्या कर रही हो, इसको तुम हाथ में उठाकर क्या दिखाना चाहती हो कि तुम इसे मार रही हो। जिसके बाद सिंड्रेला उस कछुए से पूछ लेती है कि आखिर जूली उसके साथ क्या कर रही थी। तब कछुआ उसे बता देता है कि यह मुझे मारना चाहती थी। जिसके बाद सिंड्रेला सबके सामने कहने लग जाती है कि जूली झूठ बोल रही है, यह कछुए को मारना चाहती थी, उसने इसे उसी स्पीड से उठाया भी था।
जिसके बाद वह बूढ़ा और असिस्टेंट जूली को डांटना शुरू कर देते हैं, यह कहकर कि अगर इस कछुए को आज कुछ हो जाता तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होता। जिसके बाद वह लोग सब थैंक यू करने लग जाते हैं सिंड्रेला को, यह कहकर कि तुम अगर हमें टाइम पर लेकर नहीं आती तो हो सकता है ये तो मार ही देती हमारे कछुए को। अब जिसके बाद जूली अपने डिफेंस में कुछ बोलती उससे पहले ही बूढ़ा डांटना शुरू कर देता है जूली को, यह कहकर कि तुम तो बहुत ही गई गुजरी औरत हो, एक बच्ची से रिवेंज लेने के लिए भला ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसके बाद जूली को फाइनली धक्का मारकर वहां से बाहर फेंक दिया जाता है और सिंड्रेला को बहुत ही बड़ा थैंक यू मिलता है और बूढ़ा खुश होकर इन्हें एक बहुत बड़ी मछली देता है, जिसको लेने से पहले ये लोग तो मना करते हैं लेकिन फिर बाद में ले लेते हैं। अब जूली तो बदले की आग में जल ही रही थी क्योंकि यहाँ पर भी उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई थी। अब इधर हम देखते हैं जून और सिंड्रेला ये बहुत बड़ी सी फिश लेकर घर पर आ जाती हैं, जिसको जॉन देखता है और पूछता है कि आखिर यह तुम्हारे पास कहाँ से आई। जिसके बाद जून खुश होकर उसे बताती है कि सिंड्रेला के अच्छे कर्मों की वजह से आज ये फिश हमारे घर पर आया है। अब जिसके बाद सिंड्रेला और जून मार्केट जाते हैं सब्जी के लिए और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहाड़ों पर होते हैं और कुछ सब्जियां ले रहे होते हैं। तभी सिंड्रेला एक आलू उठा लेती है और फिर जून को जैसे ही दिखाती है तब जून उसके पास भागते हुए आती है और उसके हाथों से लेकर उसे फेंक देती है, यह कहकर कि तुम्हें ऐसे नहीं खाना चाहिए, यह बहुत बड़ा जहर होता है जिसको खाने के बाद कोई भी आसानी से मर सकता है। और फिर प्यार से उसे लेकर वहां से चलने के लिए कहती है। जिस पर जून अपने डॉग से बात कर रही होती है तब उसका डॉग उससे कहता है कि ये हम लोग खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है और इसको खाने के बाद कोई नहीं मरता, ये फालतू की बातें हैं जो लोगों ने गांव में फैला रखी हैं। जिसको सुनने के बाद तो सिंड्रेला चुपके से उन आलूओं को उठा लेती है। अब जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन की नींद खुलती है और वह जैसे ही बाहर जाता है उसे लगता है कि कोई बदमाश उसके घर पर घुस गया है, इसलिए वह तुरंत एक लकड़ी लेकर बाहर जाता है और वह मारने के लिए उसके पास जैसे ही जाता है तब उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन सिंड्रेला ही है जो कि उसे खाने को बना रही है। और वह उसको समझाना शुरू कर देता है कि इसको खाने से कोई नहीं मरता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर जून भी भागते हुए आ जाती है और जॉन भी आ जाता है। जिसके बाद यह लोग सब सिंड्रेला को डांटते हैं लेकिन सिंड्रेला उन लोगों को समझा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इसको हम लोग रात भर भिगो कर रख दें तो हम लोग इसे आराम से खा सकते हैं, इसको खाने के बाद कोई नहीं मरेगा। तभी सिंड्रेला सबके सामने खुद को ही टेस्ट कर लेती है और झट से उस आलू को अपने मुंह में डाल लेती है। वह लोग उसे उल्टी करने के लिए कहते हैं लेकिन सिंड्रेला उल्टी नहीं करती बल्कि खा लेती है। जिसके बाद जब सिंड्रेला को कुछ भी नहीं होता यह लोग उसके लिए टाइम सेट कर देते हैं 10 मिनट का, आधे घंटे का। लेकिन जब उसे कुछ नहीं होता तब फाइनली यह लोग समझ जाते हैं कि हम लोग इस आलू को आसानी से खा सकते हैं और ये सच में झूठ था कि इसको खाने के बाद कोई मर सकता है। तभी रॉबिन, जॉन और जून भी उस आलू को खा लेते हैं। जब सब खाते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोगों को चुपके से जूली का बेटा देख रहा था और यह बातें आकर वह अपनी माँ को बता देता है। जिसके बाद जूली भी सोचने लग जाती है कि आखिर उस मनहूस को कहाँ से वह फल मिल गया जिसको खाने के बाद यह लोग मर भी नहीं रहे हैं। तभी वह भी अपने मन में सोच लेती है कि वह भी पहाड़ों पर जाएगी और वही फल लेकर आएगी। अब जिसके बाद पहाड़ों पर जाना उसे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वह अपने बेटे से कहती है कि चोरी करके वही तुम मेरे लिए लेकर आओगे। जिसके बाद इन दोनों की प्लानिंग खत्म हो जाती है और इधर हम देखते हैं हमारी जून को जो कि पोटैटोज को तैयार कर रही थी कल के खाने के लिए। ये लोग सब बैठकर लंच कर रहे थे साथ में और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। और आज के खाने वाले पोटैटोज को जैसे वह लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वह पोटैटोज तो वहाँ पर हैं ही नहीं। वह जैसे जॉन को बुलाकर ये सारी चीज़ें दिखाती है कि देखो यहाँ से कुछ तो गायब हो गया है। तभी सिंड्रेला अपने डॉग से बात करती है कि पता करो कि आखिर ये कहाँ पर गए हैं पोटैटोज। जिसके बाद वह डॉग स्मेल करता है और बता देता है सिंड्रेला को कि ये और कोई नहीं बल्कि जूली है और उसी ने ये पोटैटोज चोरी किए हैं। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं जूली के घर पर और जूली से कहना शुरू कर देते हैं कि अगर तुमने सच में पोटैटोज की चोरी की है तो प्लीज़ उन्हें खाना मत, क्योंकि उन्हें खाने के बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, वे जहरीले हैं। ये लोग तो जूली को प्यार से समझा रहे थे लेकिन इधर तो जूली एक्टिंग करना बंद ही नहीं कर रही थी। वह तो बस यही कह रही थी कि मैंने तो चोरी कुछ भी नहीं किया,
तुम लोग तो पागल हो ही गए हो। पता नहीं क्यों पागलों की तरह मेरे घर पर आ गए हो और चिल्लाना शुरू कर रहे हो। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। तुम लोग बहुत बुरे हो, मेरे घर से निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जूली इन लोगों से लड़ झगड़ लेती है, लेकिन इनकी बात नहीं मानती। और फिर इनके जाने के बाद वह फटाफट से अपने बेटे को जैसे ही वह पोटैटोज खिलाती है, खाते ही उसके बेटे को कुछ हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद जूली पहुंच जाती है सिंड्रेला के घर पर और चीजें तोड़फोड़ करने लग जाती हैं। सिंड्रेला जैसे ही बाहर निकलती है, वह उसे मारने लग जाती है। तभी जून और जूली के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जून जैसे ही उसे धक्का देती है, वह जमीन पर लेट जाती है और बैठकर तमाशा करना शुरू कर देती है। तभी वहां पर सारे गांव वाले आ जाते हैं और फिर साथ में गांव का मुखिया भी आ जाता है, जिसके सामने जूली सिंड्रेला पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि इसने मेरे बेटे को जहरीले पोटैटोज खिला दिए, जिसको खाने के बाद मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद जून कहती है जूली से कि हमने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि इन पोटैटोज को मत खाना, लेकिन तुम ही हमारी बातों को नहीं सुन रही थी। और अब जब तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तो तुम हमारे घर पर आकर हम ही पर इल्जाम लगा रही हो। जिसके बाद जूली अपने झूठ को तब भी स्वीकार नहीं कर रही थी। तभी सिंड्रेला कहने लग जाती है कि अगर तुम बिना बने हुए आलू खाओगे तो मरोगे ही। उन्हें प्रॉपर प्रोसेस के साथ बनाकर खाया जाता है, ऐसे ही नहीं। लेकिन जूली तो इल्जाम लगाना बंद ही नहीं कर रही थी और फिर गांव के मुखिया को कहने लग जाती है कि मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों जेल जाएं, क्योंकि इन्होंने ही मेरे बेटे के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। अब जैसे ही जून जूली की सच्चाई कहना शुरू कर देती है, तब जूली को पसीना आने लग जाता है। जिसके बाद जूली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वह सिंड्रेला से कहने लग जाती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो कुछ कहने का हक भी नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम तो सिर्फ मेरे खानदान को बर्बाद ही करना चाहती हो और इसमें तुम बहुत ही अच्छे तरीके से सफल भी हो रही हो। अब वहां पर खड़े सारे गांव वाले जून से कहने लग जाते हैं कि हो सकता है तुमने ये बातें सिंड्रेला को सिखाई हो। अब जूली का चुड़ैल वाला रूप बाहर आना शुरू हो जाता है। वह तो चिल्ला चिल्ला कर सबसे लड़ना शुरू कर देती है और जैसे ही गांव के मुखिया को अपने तरफ करने की कोशिश करती है, तब गांव वाले उससे ही कहने लग जाते हैं कि वह तो तुम्हारा अपना बेटा भी नहीं हो सकता है, तुम ही हो जिसने उसके साथ कुछ कर दिया होगा। जिसके बाद जूली उन लोगों से कहने लग जाती है कि मानती हूँ मेरा बेटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जहर देकर मार दूंगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उसको बचपन से पाला है। जिसके बाद सारे गांव वाले जूली पर भरोसा नहीं करते और उस पर ही चिल्लाने लग जाते हैं। और जूली पछतावे में खाने के बाद सारे गांव वाले फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, सिंड्रेला की गलती है और जून की भी गलती है, तो इन्हें ही पकड़वाना चाहिए। तब वे लोग गांव के मुखिया से कहने लग जाते हैं कि इन्हें पकड़वा कर ले जाओ। जिसके बाद गांव का मुखिया कहने लग जाता है कि मैंने तो सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखी है, तुम लोग मुझे क्या कह रहे हो झूठ का। तभी जूली का मुंह बन जाता है और फिर जून सब लोगों को बता देती है कि हमने पहले ही गांव के मुखिया को फोन कर दिया था कि वह आकर अपनी आंखों से सारी सच्चाई देख ले। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर जून अपने घर पर खड़ी थी और फिर अपने परिवार के साथ डिस्कस करती है कि उनको इस टाइम पर क्या करना चाहिए। तब जॉन ही सलाह देता है कि हमें मुखिया को बता देना चाहिए, जो अपनी आंखों से ही इन चीजों को देखेगा, और जिसके बाद हम लोगों पर कुछ इल्जाम भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। और फिर यही होता है और गांव का मुखिया सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लेता है। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि गांव का मुखिया जूली को ही डांटने लग जाता है, ये कहकर कि उसने ही चोरी करके अपने बेटे को खिलाया था और अब वह जून पर इल्जाम लगाने के लिए आ गई है कि उसी ने खिलाया है। जिसके बाद जूली जैसे ही सिंपैथी लेने की कोशिश करती है, तो मुखिया उसे डांट देता है कि तुम्हारे जैसे नहीं चाहो तो मैंने आज तक नहीं देखे। और फिर अब इन लोगों के बीच में बहस होने लग जाती है। अब जूली सिंड्रेला की मॉम को बीच में लेकर आ जाती है और उनके बारे में गलत गलत बातें कहनी शुरू कर देती है, जिसको सुनने के बाद तो गांव का मुखिया भी चुप हो जाता है और उसको भी कहने के लिए जब कुछ नहीं बचता, तो सिंड्रेला जूली को चुप करवाने के लिए आ जाती है। जिसके बाद जूली उसे डांट देती है और चुप करवा देती है और भी ज्यादा गलत बातें कहनी शुरू कर देती है। जिसके बाद जून को जब ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, वह जुलाई को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जो जुलाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर जैसे ही जुलाई मुखिया से कहती है कि अब तो इसने मुझे आपके सामने थप्पड़ मारा है, तो आपको इसे अरेस्ट करवाना ही होगा।
तब मुखिया कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारी गलती है। तुम अगर किसी की मॉम के बारे में गलत कहोगी तो जून तुम्हें थप्पड़ मारेगी ही, क्योंकि उसका हक बनता है। तभी जूली अब कहना शुरू कर देती है कि इसका मतलब तो जून और मुखिया भी साथ में मिले हुए हैं, और फिर वह इन लोगों पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। वहां पर सिक्योरिटी के 2 लोग आ जाते हैं जो कि मिलिट्री से होते हैं। अब तेज बनकर जूली उन लोगों के सामने पहले ही कंप्लेंट करने का सोच लेती है और जून पर और सिंड्रेला पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि इन्होंने मिलकर मेरे बेटे को मार दिया है। जिसके बाद वे लोग सिंड्रेला को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जूली को जरूर पकड़ लेते हैं और सच्चाई तो सबके सामने ही होती है। और फिर वे लोग सिंड्रेला की तरफ से भी होते हैं, क्योंकि सिंड्रेला के घर को जबरदस्ती जूली ने कैप्चर कर लिया था और ये बात मिलिट्री के कानों तक पहुंचती है। इसलिए कॉम्पेंसेशन के लिए वे लोग जूली को पकड़ने के लिए आते हैं। जिसके बाद जूली सोल्जर से भी बहस करना शुरू कर देती है, और जब जूली को इन लोगों से बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था, तब वह सिंड्रेला से ही कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें इतने दिन अपने पास रखा है और तुम्हें खिलाया है, पिलाया है, तो तुम क्यों नहीं इन लोगों से सच कह देती हो। जिसके बाद सिंड्रेला चुप रहती है, क्योंकि उसको भी अपनी सच्चाई बहुत ही अच्छे से पता थी। जूली उसे बहुत ही ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करती है, लेकिन सिंड्रेला उससे कहती है कि मेरे डैड ने हमेशा मुझे सिखाया है गलत को गलत कहना, इसलिए मैं तुम्हारा स्टैंड कभी भी नहीं लूंगी। ये सुनने के बाद तो जूली का गुस्सा बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता। वह सिंड्रेला को गालियां देना शुरू कर देती है। अब तभी जूली को पकड़कर वहां से मिलिट्री के कुछ लोग चले जाते हैं। तभी सिंड्रेला एक ऑफिसर से पूछती है कि क्या मेरे डैड मर गए हैं, क्योंकि मुझे तो यही बताया गया है। जिस पर वह ऑफिसर सिंड्रेला से कहता है कि अगर तुम्हारे पापा चले भी गए होंगे तो हम लोग यहाँ पर हैं तुम्हारी मदद और देखभाल करने के लिए। ये रही तुम्हारे फादर की पेंशन और अब ये हमेशा से तुम्हारी है। जिसको देखने के बाद तो सिंड्रेला जून को पकड़कर रोना शुरू कर देती है, यह कहकर कि मुझे तो मेरे डैड चाहिए थे, मुझे तो उनके पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। अब वह ऑफिसर जून को पेंशन दे देता है और कहता है कि सिंड्रेला का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना, और यह कहकर वह भी वहां से चला जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला रात को अपने डैड को याद करके बहुत ज्यादा रो रही थी, और बगल में उसका डॉग था जो कि उसे रोने से मना कर रहा था, और सिंड्रेला का रोना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। उसका डॉग उसे मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, गाना गा रहा था, उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिंड्रेला नहीं मानती और रो ही रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके बगल में आकर रॉबिन बैठ जाता है और वह उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें रोना है तो तुम जोर जोर से रो सकती हो, क्योंकि रोना सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक ही दिन तुम अच्छे से रो सकती हो, क्योंकि अगले दिन तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर वे हेवन में होंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। जिसके पास सिंड्रेला उससे कहने लग जाती है कि तुम मुझे कंफर्ट कहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। मेरे भी पेरेंट्स नहीं थे। मेरे भाई ने मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स एक दिन अचानक से गायब हो गए और वे लोग स्टार बन गए, और अब वे लोग स्टार बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर जून और जॉन भी आ जाते हैं, और अब ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और सारे मुश्किलों को एक साथ ही फेस करेंगे। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रॉबिन स्कूल चले जा रहा था और सिंड्रेला उसे वाटर बॉटल दे रही होती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। निकल जाता है, उसे जून भी मिलती है जो कि उसको स्कूल के लिए बहुत अच्छा विश करती है, और फिर रॉबिन भागते हुए चला जाता है। रॉबिन के जाते ही जॉन कहता है सिंड्रेला से कि तुम्हें भी अब स्कूल जाना चाहिए, तुम भी बहुत बड़ी हो गई हो। तभी सिंड्रेला कहती है कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, और मैं पढ़ना चाहती हूँ और आपको अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। जिसके बाद सिंड्रेला के ऊपर से एक चिड़िया जाती है जो कि उसे बताते हुए जाती है कि उसका भाई आज स्कूल नहीं गया है, जिसको तुरंत वह जून को बता देती है। जिसके बाद सारी बातें पता करने के बाद कि वह कहाँ पर गया है, क्यों गया है, तभी सिंड्रेला रॉबिन को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे भी चली जाती है, जहां पर वह देखती है रॉबिन को, और उसे फाइनली भरोसा हो जाता है कि उसका भाई स्कूल नहीं गया था। जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख भी होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। अब वह दोबारा अपनी चिड़िया से कहती है कि मुझे पता करके बताओ कि आखिर मेरा भाई यहाँ पर कर क्या रहा है। जिसके बाद वह चिड़िया दोबारा चली जाती है और इधर हमारी सिंड्रेला खुश होकर घर पर आ जाती है। जिसके बाद उसे चिड़िया से दोबारा पता चलता है कि उसका भाई स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पास उसका कोई पर्सनल रीज़न है। उसको किसी चीज़ की दिक्कत है जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए,
और उन पैसों को कमाने के लिए वह फल लेकर आ रहा है और उसे मार्केट में बेचने की प्लानिंग कर रहा है। तभी सिंड्रेला अपने मन में सोच लेती है कि वह अपने भाई की मदद करेगी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉबिन अपने कमरे में होता है और वह बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि वह आज पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा पाया था और उसको कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। अब इधर हम सिंड्रेला को देखते हैं जो कि रॉबिन की सारी बातें सुन लेती है और फिर अंदर रॉबिन जैसे ही गिलास उठाता है पानी पीने के लिए तब उसे उसके नीचे पैसे होते हैं जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंड्रेला ने रखे थे। रॉबिन इन पैसों को देखकर शॉक हो जाता है और फिर जैसे ही गेट खोलता है वह देखता है सिंड्रेला को जो कि अंदर आ जाती है, जिसके बाद वह उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे पैसे क्यों दिए जो कि तुम्हारे पापा की पेंशन थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर सिंड्रेला उसे कहने लग जाती है कि तुम भी मेरा एक परिवार ही हो और परिवार के लोगों की मदद करने में कोई भी बुराई नहीं होती, इसलिए इन पैसों को तुम रखो, अपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लेना। जिसके बाद रॉबिन अपने मन में यही सोचता है कि वह हमेशा आगे सिंड्रेला की मदद करेगा और उसको कभी भी किसी से परेशानियां तंग होने नहीं देगा। और फिर अब हम देखते हैं सिंड्रेला और रॉबिन एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वे लोग पहाड़ों पर जाएंगे और भी ज़्यादा फल लेकर आएंगे, उसे मार्केट में बेचेंगे और अपना प्रॉफिट करवाएंगे। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंड्रेला पहुँच जाती है पहाड़ों पर फल लेने के लिए और वह एक रैबिट से मिलती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। रैबिट उसे रास्ता बता देता है कि कहाँ से उसे वह फल मिलेगा जो वह ढूंढने के लिए आई है। जिसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ते ही जंगल में इन दोनों को एक मशरूम मिल जाती है जो तो पॉइजनस होती है, लेकिन वहाँ के आसपास के जानवरों से सिंड्रेला जब बात करती है तब पता चलता है कि वह मशरूम पॉइजनस बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद ये लोग उस मशरूम को तोड़ लेते हैं और फिर अपने घर की तरफ निकल रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए चीज़ें हो गई थी और बेचने के लिए भी। जिसके बाद आखिरी में रॉबिन सिंड्रेला से कहता है कि अगर हमारे पास चिकन और डकलिंग्स भी होती तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। तब सिंड्रेला उससे कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बुला सकती हूँ। जिसके बाद वह चिल्लाना शुरू कर देती है और उन लोगों से कहने लग जाती है कि प्लीज़ हमारे पास आ जाओ। तब वे लोग उड़कर सिंड्रेला के पास आ जाते हैं और उनकी बकेट में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं सिंड्रेला को और रॉबिन को जो कि घर आ गए थे और इन लोगों ने एक डकलिंग और चिकन को भी पकड़ा था। जून और जॉन ये देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि लोग फाइनली इतनी सारी चीज़ें पकड़कर ला भी रहे हैं। और सिंड्रेला ने जो मशरूम लाई थी वह एक बहुत ही बड़ी जड़ी बूटी थी जिससे कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो सकती थी। अब जिसके बाद वे लोग अगले दिन स्कूल जाने के अली प्रिपेयर कर रहे होते हैं और इधर सिंड्रेला जून के साथ सामान बेचने के लिए जा रही होती है और उनके साथ रॉबिन भी होता है। तभी ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तभी रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक आदमी एक डक को मार रहा था क्योंकि वह बहुत दिनों से अंडा नहीं दे रही थी। सिंड्रेला वहां पर पहुंच जाती है, वह उस आदमी को वह चीज़ करने से रोक देती है और वहां पर एक बुढ़िया भी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है उसके लिए क्योंकि वह डक उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। सिंड्रेला जैसे ही उस आदमी को रोकती है वह आदमी सिंड्रेला से कहने लग जाता है कि ये मेरा जानवर है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम होती कौन हो, बीच में बोलने वाली, तुम्हें तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। और फिर वह उसको मारने लग जाता है। जिसके बाद सिंड्रेला उसको रोकती है और कहने लग जाती है कि प्लीज़ उसे मत मारो, वह उसके पास बहुत सारे अंडे हैं और वह अंडे दे सकता है, उसे वह बस इसीलिए अंडे नहीं दे रहा है क्योंकि जहाँ से अंडे आते हैं वहाँ पर कुछ फंस गया है उसके शरीर में। जिसका सुनने के बाद तो वह आदमी सिंड्रेला से कहने लग जाता है कि पागलों की तरह बात मत करो, यह डक अंडा नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ और तुम कोई नहीं होती। बीच में बोलने वाली वह बुढ़िया भी रोने लग जाती है और सिंड्रेला को रोकने लग जाती है। जिसके बाद जून को सिंड्रेला की साइड लेनी ही थी क्योंकि सिंड्रेला की सारी बातें सच होती हैं हमेशा, और यह सोचकर जून सिंड्रेला की साइड ले लेती है और उस आदमी से कह देती है कि अगर यह बात झूठ हुई तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वह आज के आज तुम्हारी हो जाएंगी और फ्री में हो जाएंगी। इसे सुनने के बाद तो वह आदमी कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो मैं इसे अभी मारकर खा लूँगा। जिसके बाद वह आदमी डक को सिंड्रेला को देता है। सिंड्रेला उसके अंदर से वह सुई निकाल देती है जिसके कारण वह अंडे नहीं दे पा रहा था। इसे देखने के बाद तो आदमी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार यह हुआ कैसे, यह बच्ची को कैसे पता चला कि इस डक को क्या बीमारी है।
अब इसके बाद वह बुढ़िया भी खुश हो जाती है कि फाइनली उसके डक को नहीं मारा जाएगा, और वह आदमी उस गुड़िया को उस बत्तख को दे देता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह बुढ़िया सिंड्रेला से कहती है कि तुम इसे अपने पास रखो, क्योंकि तुम इसका ध्यान बहुत ही अच्छे से रख पाओगी, क्योंकि तुम लोगों की भाषा को जानती हो तो इसे अपने परिवार की तरह ट्रीट कर पाओगी। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कब क्या कर दूं, मैं इसका ख्याल भी नहीं रख पाऊंगी। ये हमेशा अंडे देगा, ये बहुत सारे अंडे देगा, ये कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही करेगा। इसके बाद सिंड्रेला डक को सुन पा रही थी कि वह बहुत ज्यादा रो रहा था और यही कह रहा था कि प्लीज दादी मुझे मत छोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। और सिंड्रेला यह बात दादी को बता भी देती है कि डक आपके लिए रो रहा है, लेकिन दादी कहती है कि कोई बात नहीं, इसे जाना ही पड़ेगा मुझसे दूर, क्योंकि आज उसने इसे मारने की कोशिश की है, कल को वह इसे मार देगा। मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। इसके बाद ऑफिशियली डक सिंड्रेला का हो जाता है और फिर जून उसे डक को लेकर आराम से अपने घर भी जा सकती थी। अब तक डक रो रहा होता है, इसलिए सिंड्रेला को भी समझा देती है कि तुम्हें जब मन हो तुम आराम से उनसे मिलने के लिए जा सकती हो, तुम्हें जेल में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वह बुढ़िया भी रो रही थी डक के लिए। और अब हम देखते हैं जून को, जो कि मार्केट में अपने फल बेचने के लिए फाइनली आ जाती है। वहां पर सिंड्रेला होती है जो कि चिल्ला चिल्ला कर अपने प्रोडक्ट बेच रही होती है। वहां पर दो बदमाश आ जाते हैं जो कि इन लोगों को देखकर इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते और पहुंच जाते हैं इनके पास इनकी चीजें खरीदने के लिए और फ्री में लेने की बातें करने लग जाते हैं। और फिर जैसे ही जून उन लोगों से पैसे मांगती है, तब वह लोग उनके सामान को तहस नहस करना और तोड़ना शुरू कर देते हैं। सिंड्रेला और जून मिलकर गांव वालों को बुलाने की कोशिश करती है और सबको उनकी असलियत बताने लग जाती है, लेकिन फिर भी वह लोग नहीं रुकते और उनकी चीजों को तोड़ने लग जाते हैं, यह कहकर कि तुम लोग फ्रॉड हो और यह असली सामान भी नहीं बेच रहे हो ताकि हम लोग तुम्हारी मदद कर पाएं। यह दवाई तो कहीं भी नहीं मिलती, तो हम कैसे मान लें कि यह तुम लेकर आए हो। इसके बाद उन बदमाशों के बीच और सिंड्रेला के बीच में बहुत बड़ी बहस हो जाती है कि आखिरकार इन लोगों को यह फल मिले कहाँ से। जिसके बाद उन बदमाशों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, तो वह लोग उसके फल को तहस नहस कर देते हैं। तभी सिंड्रेला को डक बता देता है कि चाइनीज मेडिसिन की सबसे बड़ी डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, तुम उनके पास जाकर अपनी मदद आराम से करवा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला एक मशरूम उठाती है और भागती हुई वहां से चली जाती है। और फिर इधर वह बदमाश तो जून की दुकान को तहस नहस करके ही छोड़ते हैं। तभी हम वहां पर देखते हैं डॉक्टर आ जाते हैं और फिर इन लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वह गुंडे तो डॉक्टर से भी बहस करने लग जाते हैं। अब इन लोगों की बहस के बीच में हम देखते हैं डॉक्टर कहते भी हैं कि मैं वह हूँ जो तुम लोगों से हमेशा 4 गुना ज्यादा कमा सकता हूँ और तुम लोगों को तो आराम से खरीद सकता हूँ। लेकिन वह गुंडे तो डॉक्टर की बात नहीं मानते। तभी डॉक्टर उस मशरूम को उठाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो सच में असली है और इसको खाने से कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है। पता नहीं तुम लोग इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो। जिस पर वह गुंडे तो डॉक्टर से भी कहने लग जाते हैं कि बूढ़े तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तभी वहां पर उस बूढ़े के कुछ लोग उस बूढ़े को पकड़ लेते हैं। बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर था। इसके बाद प्रोफेसर उन गुंडों से कहता है कि तुम्हें इनके पूरे पैसे देने होंगे जो तुमने तहस नहस किया है। जिसके बाद वह गुंडा बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर उसे बार्गेनिंग करने नहीं देता और फाइनली सारे पैसे दे देता है और फिर वहां से भागकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं प्रोफेसर को, जो कि उन लोगों से वह सारे मशरूम खरीदने के लिए मान जाता है और फिर उन लोगों को एक्स्ट्रा $50 देकर कहता है कि मुझे यह सारे मशरूम चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद सिंड्रेला उस डॉक्टर बूढ़े से कहती है कि नहीं, हम लोग पैसे नहीं ले सकते। अगर आपको इसे फ्री में लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि पैसे लेकर आप हमें एम्बेरस करोगे। जिसके बाद बूढ़ा उन लोगों से कहता है कि यह सामान सच में बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए, मेरे काम में आ सकता है। तब फाइनली जून पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वह बूढ़ा वह सारे मशरूम लेकर वहां से चला जाता है।
इसके बाद इधर हम देखते हैं इन लोगों की एक ही दिन में अच्छी खासी कमाई हो गई थी, तो यह फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थी और यह लोग पहुंच जाते हैं एक दुकान में जहां पर अपने प्रॉफिट के पैसों से जून सिंड्रेला और रॉबिन को कुछ दिलाना चाहती थी। ये लोग दुकान में आते हैं तो देखने लग जाते हैं, जिसके बाद सिंड्रेला जब पेंसिल का कहती है रॉबिन के लिए, तब डांट भी पड़ती है रॉबिन को कि अगर तुम्हारी पेंसिल खराब हो गई थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम तुम्हें नई पेंसिल दिला देते। इसके बाद हम देखते हैं शॉपकीपर इन लोगों से कुछ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रही थी। वह सिंड्रेला को देखकर कहने लग जाती है कि तुम जैसे गरीब के लिए तो यह दुकान है भी नहीं, तुम लोग तो यहाँ से कुछ खरीद नहीं सकते हो। तुम्हें पता है कि जिस पेंसिल की तुम बात कर रहे हो वह कितनी ज्यादा महंगी है। जिस पर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो जून उस दुकानदार से बहस कर लेती है, यह कहकर कि यह पेंसिल जितनी की भी है हम तुम्हें वह सारा पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो तुम हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। इसके बाद जैसे ही जून पैसे निकालती है और जैसे ही रॉबिन उसको काउंटर पर रखता है, यह कहकर कि 10 पेंसिल हमें दे दो। इतना बड़ा नोट देखने के बाद तो वह दुकानदार रॉबिन से कहने लग जाती है कि तुम लोग तो गरीब और तुम लोगों के पास इतने बड़े नोट नहीं आ सकते। जिसके बाद वह दुकानदार वहां पर तमाशा करना बंद नहीं करती, वह सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है और जून पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि यह लोग चोर हैं और नकली नोट लेकर मेरी ही दुकान पर खरीदने के लिए सामान आए हुए हैं। अब तभी हम देखते हैं वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि उस दुकान का शायद कुछ होता है और वह आकर इन लोगों से पूछने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ, आप लोग लड़ क्यों रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं जून उस आदमी को ही नोट चेक करने के लिए कहती है, जिसके पास इन लोगों के बीच बहस चल ही रही होती है कि नकली नोट है या नहीं। तभी वहां पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और फिर फाइनली सबको पता चल ही जाता है कि इस दुकान में बस इसलिए हंगामा हो रहा है क्योंकि जून का परिवार वहां पर खरीदने आया हुआ था और साथ में फालतू की चीजें फैलाई जा रही हैं कि वह लोग नकली नोट लेकर आए हैं। अब इसके बाद तो वह औरत इन लोगों को धमकी देना शुरू कर देती है, यह कहकर कि तुम्हें तो अब जेल भेजा जाएगा क्योंकि तुम लोग एक फ्रॉड परिवार हो। अब हम देखते हैं तभी वहां पर एंट्री हो जाती है उस प्रोफेसर की, जो कि सबसे बड़ा डॉक्टर था, और फिर उनको देखकर तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये बूढ़ा जून के परिवार की साइड क्यों ले रहा है। जिसके बाद वह प्रोफेसर तो आते ही उस दुकान वाली औरत को कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें तो जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम लोग फालतू के इल्ज़ाम इन लोगों पर लगा रहे हो। यह लोग मासूम लोग हैं और तुम फालतू में लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिसके बाद वह औरत तो उस बूढ़े से ही बहस करना शुरू कर देती है, यह कहकर कि तुम कौन हो, तुम्हें मेरी दुकान में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यह मेरी दुकान है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद वहाँ पर खड़े सारे लोग उस दुकान वाली औरत से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता भी है कि यह कौन है, ये सबसे बड़ा आदमी है इस टाउन का, ये तुम्हारी दुकान को आसानी से खरीद सकता है। जिसके बाद वह औरत प्रोफेसर से सॉरी कहना शुरू कर देती है और फिर प्रोफेसर दुकान के डायरेक्टर को फायर कर देता है। अब हम देखते हैं वह डायरेक्टर उस दुकान वाली औरत को जोरदार थप्पड़ मारता है, यह कहकर कि तुम्हारी वजह से आज मेरा एक और रिश्ता खराब हो गया और मेरी मार्केट में कोई भी इज्जत नहीं रही। जिसके बाद वह औरत तो जून और सिंड्रेला से भी माफी मांगने लग जाती है। जिसके बाद उस औरत को दुकान से निकालने की बातें जैसे ही करने लगते हैं कि वह औरत अपने घुटनों पर बैठकर रॉबिन से और जून और सिंड्रेला से भी माफी मांगना शुरू कर देती है, यह कहकर कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे फायर मत करो। लेकिन प्रोफेसर की वजह से सिंड्रेला के परिवार को इस दुकान में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा था। रॉबिन को छोड़कर जा रहा था, लेकिन सिंड्रेला के समझाने पर वह रुक जाता है और फिर सामान खरीदना शुरू कर देता है। प्रोफेसर भी वहां पर होता है और उसके रहते तो सिंड्रेला के परिवार को वैसे ही कोई परेशान नहीं कर सकता था। अब जिसके बाद हम देखते हैं यह लोग जब सारा सामान खरीद लेते हैं और दुकान के बाहर आ जाते हैं, तब सिंड्रेला प्रोफेसर से पूछती है कि आखिरकार आपको पता कैसे चला कि आपकी मदद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि मैंने पहले ही अपने बॉडीगार्ड को तुम्हारे पीछे भेज दिया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ तुम लोगों को कोई ना कोई परेशान कर सकता है, और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें सच में कोई परेशान कर रहा है तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। अब हम देखते हैं प्रोफेसर को अर्जेंट कुछ काम आ जाता है और उसे जाना पड़ जाता है। इधर जून और सिंड्रेला अकेले होते हैं। रॉबिन बाहर आता है और तभी डार्क सिंड्रेला से कहता है कि पिछले गली में कोई एक इंसान है जो कि बेहोश हो गया और उसे तुम लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ उसके पास जाओ और उसकी मदद करो।
अब यह सुनने के बाद सिंड्रेला जून को ये बातें बताती है और यह लोग पहुंच जाते हैं उस आदमी के पास उसकी मदद करने के लिए। और ये लोग तीनों मिलकर उस आदमी को आखिरकार होश में लेकर आ जाते हैं। जैसे ही जून उस आदमी को पानी पिलाती है तो वह आदमी जिंदा हो जाता है। और फिर यह लोग तीनों खुश होकर उस आदमी से कहने लग जाते हैं कि अब आप फाइनली ठीक हो गए हो तो आप अपने घर जा सकते हो। जिसके बाद वह आदमी लोगों से कहता है कि आप लोग हमारे घर चलो, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई और मैं आपको बहुत सारा पैसा देना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद तो यह तीनों बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, क्योंकि वह आदमी सिंडेरेला को कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से कह रहा था कि मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छे से रखूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। इसलिए जिसको सुनने के बाद इन्हें तीनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जून अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। और दूर आते ही रॉबिन सिंड्रेला को समझा जाता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और सिर्फ दूसरों को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, फिर उनके साथ गलत काम करते हैं। तभी उस आदमी के पास उसका असिस्टेंट आ जाता है और फिर वह आदमी अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे को हीट स्ट्रोक आ गया था, इसीलिए मैं यहीं पर बेहोश हो गया था। इस गांव में एक सिंड्रेला नाम की छोटी सी बच्ची रहती है, तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा और तुम्हें जाकर मेरी जान बचाने के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे। इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि घर का काम कर रहा था, और आखिरकार सिंड्रेला वगैरह घर पर आ जाते हैं और जून जॉन को पैसे देती है कि उनकी आज की कमाई कितनी हुई। जिसके बाद जून जॉन को सारी चीजें बताती है कि कैसे आज सिंड्रेला की वजह से उसको कितना बड़ा फायदा हुआ है। अब यह लोग तो सिंड्रेला को अपने लाइफ में पाकर बहुत ज्यादा खुश थे ही। जून चली जाती है खाना बनाने के लिए और इधर हम देखते हैं सिंड्रेला को, जो कि डॉग से डाक को इंट्रोड्यूस करवा रही थी सिंड्रेला का। डॉग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है डाक को देखकर और हम इधर देखते हैं रॉबिन हो जाता है सिंड्रेला के लिए हेयर पिन लेकर और उसे देकर वह कहता है कि इतने ही बने मेरे पास, तो मैं तुम्हारे लिए इतना ही लेकर आया। जिसके बाद वह उसको प्यार से उसके सर पर पहना भी देता है और वह अपनी प्यारी बहन को देख ही रहा था और अपने मन में यही सोच रहा था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं इधर जूली को, जो कि गांव में घूम रही थी और गांव के लोग उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह एक बहुत ही नीच इंसान थी। अब तभी वहां पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है, जिसको देखकर सारे गांव वाले सोचने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में आकर हमारे छोटे गांव में आया कौन होगा। तभी उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और वह लोग सिंड्रेला के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। तभी जूली बता देती है कि वह मेरी ही बेटी है और उसको बहुत सारे पैसे देने आया हूँ। पहले तो जूली के मन में यह आता है कि हो सकता है इसको वह सिंड्रेला को अगर घर में भेज देगी तो उसके आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि हो सकता है सिंड्रेला ने किसी बड़े आदमी के साथ पंगा ले लिया होगा। तो यह सोचकर तो वह हाँ कह देती है कि वह बेटी है मेरी। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि सिंड्रेला को वह लोग 1 लाख रुपए देने आए थे, यह अमाउंट सुनकर तो उसके आंख फटाके फटे रह जाते हैं। तब वह उन लोगों से और कहने लग जाती है कि हाँ हाँ यह मेरी बेटी है और मैं उसको पैसे दे दूंगी। वह तो बहुत ज्यादा छोटी है, उसको तुम्हारे पैसे संभालना नहीं आएगा। यह सब कहकर वह जैसे ही उन लोगों से यह पैसा लेने की कोशिश करती है, तब वहां खड़े गांव वाले कहने में लग जाते हैं, तुमने तो उसे अपने घर से निकाल दिया था, तो फिर तुम क्यों उससे अपना रिश्ता जोड़ने लगी। जिस पर वह आदमी पहले तो उस पर डाउट करते हैं, लेकिन फिर बाद में बिना कुछ सोचे समझे वह पैसे जूली को दे देते हैं। यह क्या करके तुम सिंड्रेला को जरूर दे देना आप। जिसके बाद इधर हम देखते हैं वह आदमी वहीं खड़े होकर जूली से कुछ बात कर रहे थे और इधर जून सिंड्रेला को लेकर घूमने के लिए आ गई थी। जूली सिंड्रेला को देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं असलियत दोबारा पता न लग जाए। इन लोगों की सिंड्रेला के नाम पर जूली उनका पैसा ले रही है, 1 लाख रुपए, इसलिए उन आदमियों को हड़बड़ी करके फटाफट से भेज देती है, कहकर कि हाँ हाँ मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी और अपने हस्बैंड से मिलवाऊंगी और सिंड्रेला से भी मिलवाएंगे। और यह सब कहकर वह उन लोगों को वहां से रवाना कर देती है। जैसे ही सिंड्रेला और जून वहां पर पहुंचते हैं, उसके पहले ही और उसके दिल को यह जानकर ठंडक मिलती है कि फाइनली उसने कुछ बड़ा काम किया है सिंड्रेला के नाम पर कुछ पैसे कमाकर। और इधर जून के सामने ही इन पैसों का रौब दिखाना शुरू कर देती है, यह कहकर कि देखो मुझे तो लोग यहाँ पर आकर 1 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या फायदा तुम्हारा प्रोफेसर के साथ घूमने का, जबकि बीजिंग का सबसे रिच मैन तो मुझे ही पैसे दे रहा है। जिसके बाद जून उससे कहती है कि ठीक है, तुम अपने पैसों पर खुश रहो, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है।
तभी वहां पर रैबिट आ जाता है, जो कि सिंड्रेला को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे ये पैसे सिंड्रेला के लिए आए थे, क्योंकि उसने आज जिस आदमी की मदद की थी वह यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है। और जिसको सुनने के बाद जून कहने लग जाती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी, और वह जूली से कहती है कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम आराम से जा सकती हो। जूली उन पैसों का रौब उन पर दिखा ही रही थी कि सिंड्रेला दोबारा जून से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। रैबिट ने मुझे सच बताया है, जानवर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन जून सिंड्रेला को यही समझाती है कि शांत रहो, हो सकता है तुम सच कह रही हो, सच्चाई सबके सामने अपने आप आ जाती है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर वह सिंड्रेला को समझाती है कि चलो मेरे साथ, हम दोनों घर पर बैठकर लंच करते हैं, फालतू की टेंशन नहीं लेते, हम लोग अपने छोटे से बिजनेस में बहुत ज्यादा खुशियां, हमारी फैमिली को जो चाहिए हमारे पास वह सारी चीजें हैं। जिसके बाद सिंड्रेला भी एक प्यारे बच्चे की तरह मान जाती है और फिर जून उसे लेकर चली जाती है। इधर हम देखते हैं जूली को, जो कि बहुत ही ज्यादा चढ़ रही होती है और गुस्से में भी होती है। इधर हम देखते हैं सिंड्रेला को, जो कि अपने घर पर होती है और अपने फैमिली के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। तभी जूली और उसका हस्बैंड वहां पर आ जाते हैं। जॉन से कहने लग जाते हैं कि इस घर को खाली कर दो, क्योंकि ये घर हमारा है और अब तो हमारे पास बहुत सारा पैसा भी हो गया है, तो इस घर को हम लोग आसानी से खरीद सकते हैं। पहले तो सिंड्रेला और इन लोगों के बीच में बहस हो जाती है कि यह घर हमारा है, ऐसे तो तुम्हारा लेना देना भी नहीं है। लेकिन फिर वह सारी फैमिली आपस में ही बहस करने लग जाती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, पहले ही तुम लोगों ने सिंड्रेला से उसका घर छीन लिया था, तुम लोग इस घर को भी लेने के लिए आ गए हो। और बहुत ज्यादा फालतू बहस होती है, यह लोग लड़ने लग जाते हैं। तभी सिंड्रेला को पता चल जाता है कि यह घर टूटने वाला है। आज रात ही तो यह बात वह अपने जून और जॉन को बता देती है, जिसको तो पहले वह लोग नहीं मानते। लेकिन इधर जैसे ही जूली इस बात को सुनती है कि सिंड्रेला कुछ ऐसा कह रही है कि घर आज गिरने वाला है, तो वह बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है कि यह तो पागल हो जैसी बात कर रही है, आसमान बिल्कुल साफ है और घर भला कैसे गिर जाएगा। जिसके बाद सिंड्रेला की बात मानने के बाद जून और उसका परिवार घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं और यह लोग एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। और तभी अचानक से बारिश का मौसम आ जाता है। जूली अपने हस्बैंड से कहती भी है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये घर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इतने थोड़े से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तभी बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है और वह घर गिर जाता है और सिंड्रेला की बात सच हो गई थी। उसको सुनने के बाद तो जून भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, थैंक यू कहने लग जाती है और कहने लगती है कि हो सकता है अगर आज हम लोग उस घर में रहते तो शायद जिंदा नहीं रहते। अब जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माथे पर चोट लेकर जूली पहुंच गई थी सिंड्रेला के घर दोबारा और वहां पर तमाशा करने लग गई थी कुछ लोगों को लेकर। तभी इन दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाता है। जूली को चुड़ैल लग ही रही थी, रॉबिन भी खड़ा हो जाता है वहां पर उससे बहस करने के लिए। तभी जूली अपने साथ उस अमीर आदमी के बॉडीगार्ड को भी लेकर आई थी और उससे वह जॉन, रॉबिन और जून को मार भी खिलवा रही थी। सिंड्रेला उन लोगों को रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह लोग रुकते नहीं हैं और इनफैक्ट जैसे ही उनमें से एक तो जूली का हस्बैंड सिंड्रेला को मारने की कोशिश करता है, तभी जॉन उसको रोक लेता है और उसे एक जोरदार धक्का दे देता है। अब तो जॉन के अंदर अचानक से ताकत आ गई थी। इसको देखकर वहां पर खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं और जूली भी हैरान हो जाती है, ये कहकर कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, जॉन के अंदर ताकत कैसे आ गई। तभी हमारा जॉन वहां पर फाइटर बन जाता है और अपने परिवार की मदद करने के लिए सारे बॉडीगार्ड को मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद रॉबिन भी खुश हो जाता है कि अब तो मेरे पापा एकदम ठीक हो गए हैं और वह हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी जूली वहां पर उन लोगों से कहने लग जाती है कि सबसे रईस आदमी का बॉडीगार्ड मेरे पास है, तुम लोग इससे क्या ही निपट लोगे। जिसके बाद इधर हम देखते हैं उस अमीर बूढ़े की एंट्री हो जाती है उस गांव में और उसका असिस्टेंट बता देता है कि सिंड्रेला की मां गई है बाजू के घर में बॉडीगार्ड को लेकर क्लेश करने के लिए और बूढ़ा भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर वह जैसे ही आता है तो दोनों परिवारों को कुत्तों की तरह लड़ते हुए देखता है। जिसके बाद वह आते ही इन लोगों को रोक देता है और कहने लग जाता है कि आखिर तुम लोग यह क्या कर रहे हो, तुम लोग क्यों कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो। जिस पर सिंड्रेला उस बूढ़े को देखकर समझ जाती है कि यह तो वही है जिसकी मदद मैंने उस दिन की थी और उसका परिवार खुश हो जाता है।
यह तो बोलने वाली होती है, लेकिन जॉन उसे चुप करवा देता है, यह कहकर कि जूली की सच्चाई खुद ही सबके सामने आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लोग हमेशा लाएंगे तो यह बोरिंग हो जाएगा। जिसके बाद यह लोग चुपचाप जूली के मजे ले रहे थे। तभी उधर जो बूढ़ा आदमी होता है उसे देखकर सारे गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं कि आखिर हमारे गांव में नया आया कौन है। तभी जूली उसके सामने जाती है और फिर उससे कहने लग जाती है कि यही हमारे पड़ोसी हैं जो हमें परेशान करते हैं और फिर हमारे साथ इन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। जिसके बाद वह बूढ़ा कुछ नहीं कहता, चुपचाप जूली की बातें सुन रहा था। बूढ़े का असिस्टेंट कहने लग जाता है कि कोई नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हें बस हमारी बातें माननी होंगी। जिसको मानने के लिए तो आराम से जूली तैयार हो ही जाती है और फिर इधर घूमकर वह जून के परिवार को धमकियां देना शुरू कर देती है। अब सारे गांव वाले जून पर जैसे ही हंसने लग जाते हैं, तभी बूढ़ा अपने असिस्टेंट को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, यह कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी गलती करने की। तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कह रहा था और तुम्हें किससे पैसे देने के लिए कह रहा था। जिसके बाद जूली उसी बूढ़े से ही कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी को मारने की। जिसके बाद बूढ़ा कहता है कि वह मेरा ही असिस्टेंट है जिसको मैं मार रहा हूँ। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। अब जिसके बाद बूढ़े का असिस्टेंट जूली से कहना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, फटाफट से लेकर आ जाओ अगर तुम्हें अपना बुरा नहीं चाहना है तो। इधर जून का परिवार तो यह सारी हरकतें देख रहा था और आपस में एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद जूली भी उन पैसों को लेकर लालच में आ जाती है और कहना शुरू कर देती है कि मैं उसकी आंटी हूँ और यह पैसे मेरे हैं। उसने जो पैसे कमाए हैं वह मेरे ही होंगे क्योंकि उसके डैड ने मुझे उसकी कस्टडी दी है। जिसके बाद बूढ़े का असिस्टेंट कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें कोर्ट में लेकर जाऊंगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद जूली कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझ पर केस करोगे तो मैं तो इस परिवार पर केस कर दूंगी कि इसने मेरी बेटी को मुझसे किडनैप किया है। अब जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो, क्योंकि सारे गांव ने देखा है कि कैसे तुमने सिंड्रेला को अपने घर से लात मार दिया था और कैसे मैंने उसे अपने घर में रखा है। और जब मेरे घर में इसके आने से तरक्की हो रही है तो तुम्हें इस चीज की जलन मच रही है कि कैसे तुम गरीब और मैं अमीर होती जा रही हूँ। जिसके पास गांव वाले भी जून की साइड होते हैं और सारी सच्चाई वहां पर कहना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सिंड्रेला कहने लग जाती है कि वह मेरी माँ है, उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है, मैंने उसे अपनी माँ माना है। वह मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती है और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है और अब तो गवर्नमेंट ऑफिस से भी परमिशन हम लोगों को मिल गई है। जिसके बाद जूली दोबारा सिंड्रेला को गालियां देना शुरू कर देती है, ये कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के बीच में बोलने की और उसकी तरफ से बोलने की। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा किया है और अब तुम उसकी हो गई हो। जिसके बाद सिंड्रेला कहने लग जाती है कि पागलों जैसी बातें मत करो, मुझे अपने घर के नाम से बुलाना बिल्कुल बंद कर दो। तभी रॉबिन भी कहने लग जाता है कि सबने देखा है कि कैसे तुम उसे मारती थी, तुम उसे खाना नहीं देती थी और कितना ज्यादा काम करवाती थी, और अब जब हम उसे अपने घर में आराम से अच्छे से रखते हैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद जूली का हस्बैंड भी कहने लग जाता है कि तुम लोग जो कुछ भी कह रहे हो मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, यह हमारे फैमिली के ब्लड रिलेटेड है तो ये हमारी फैमिली की ही हुई। अगर इसे तुम कोर्ट में भी लेकर जाओगे तो जीत हमारी ही होगी क्योंकि ये हमें ही बिलोंग करती है। जिसके बाद इन लोगों के बीच में सिंड्रेला को लेकर बहुत ही ज्यादा बहस चल रही थी। जूली कह रही थी कि मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगी और तभी वहां पर रॉबिन कहने लग जाता है कि तुम दिन में भी सपने देखती हो क्या। जिस पर अब बच्चे और बड़े पागलों की तरह वहां पर फालतू की बहस कर रहे थे जिसका कोई भी मतलब नहीं था। जिसके बाद जॉन भी सिंड्रेला की साइड लेता है और कहने लग जाता है कि वह मेरी बेटी है, अब उसको मैं अपनी बेटी की तरह रखता हूँ, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, मैं तुम्हें उसे ले जाने कहीं भी नहीं दूंगा। जिसके बाद गांव वाले भी वहीं पर होते हैं, वह लोग भी सही गलत की बातें बोलते हैं और जूली से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुमने 1 लाख रुपए ले भी लिए हैं तो तुम रख लो, अपने घर पर खाना पीना आराम से रहना, लेकिन किसी बच्चे की जिंदगी को बर्बाद मत करो। जिसके बाद जून भी कहती है कि हाँ, हमारे लिए सिंड्रेला इंपॉर्टेंट है, न कि पैसे। जिसके बाद सिंड्रेला अपने भाई से मदद करने के लिए कहती है। इधर रॉबिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन में क्या करे। तभी जून को देखते हैं हम जो कि सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो जाती है। वह जैसे ही अपना पेन निकालती है तभी वहां पर भागते हुए मुखिया जाता है और फिर कहने लग जाता है कि यह तो औरत फ्रॉड है,
तुम लोग इसे जानते हो तो फिर क्यों इसकी बातों में आ रहे हो? इसका खुद का बेटा तो इसका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, और यह चली है दूसरों के अडॉप्शन प्रोसीजर को खत्म करने के लिए। जिसके बाद सर्टिफिकेट दिखाता है मुखिया कि कौन किसका बेटा है और कौन किसका नहीं। जिसके बाद सर्टिफिकेट देखने के बाद तो जूली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर यह क्या हुआ। जिसके बाद वह बोलती है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया कि यह सर्टिफिकेट भी फेक हो सकता है। तुम लोग मुखिया को अपनी जेब में लेकर भी घूम सकते हो। अब तो मैं तुम लोगों को जेल भेजूंगी। जिसके बाद मुखिया आइडेंटिफाई कर पाता है। तभी जूली का हस्बैंड कहने लग जाता है कि यह तो हमारी लड़की है, ऐसे हमने इसे अडॉप्ट किया है, हम इसे कहीं भी नहीं जाने देंगे। जो कि यहाँ पर रहते हैं। अब तो तुमने खुद को एक्सपोज कर लिया है कि तुम इन लोगों के साथ हमेशा से हो, और इसका डैड भी मर गया है, तो अब तो हमेशा से ये मेरे साथ ही रहेगी। जिसके बाद मुखिया जूली को समझाता है कि तुम बहुत गंदी औरत हो, सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तंग हो गई हो। तभी गांव के लोग भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तो पागल हो ही गई थी, इसे कुछ समझ ही नहीं रहा था। तभी रॉबिन कहने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब वहां पर अमीर बुढ़ा भी खड़ा होता है और इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। जूली से वह चाहता है कि वह पैसे सिंड्रेला को दे दे, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। अब जब जूली की बहुत बेइज्जती हो चुकी थी तो आखिरकार वह इतने अपमान के बाद पैसे देने के लिए मान जाती है, और फिर वह पैसे बुधा बहुत अच्छे तरीके से जून की फैमिली को दे देता है। वह कहता है, तुमने उस दिन मेरा भविष्य बचा लिया था, और आगे से अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूंगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। इसके बाद बुधा वहां से चला जाता है, लेकिन इधर जूली के मन में बदले की आग बहुत तेज जल रही थी। तभी मुखिया जून से कहकर जाता है कि हमेशा सिंड्रेला का ख्याल रखना और कभी भी उसके पिता को नीचा मत दिखाना। अब सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी फैमिली अब हमेशा एक साथ और अच्छे से रह सकती थी। अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहां बदले की आग में जूली सिंड्रेला के घर के बाहर आती है, और जब सब लोग सो रहे होते हैं तो घर में आग लगा देती है। इसके बाद सिंड्रेला का कुत्ता आकर उसे जगाता है और बताता है कि घर में आग लगी है। फिर सिंड्रेला जून को जगाती है और सबको पता चल जाता है कि घर में आग लग चुकी है। ये लोग अंदर बहुत परेशान हो रहे थे और बाहर जूली खड़ी थी जो कह रही थी कि तुम लोग तो मर ही जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर जॉन और रॉबिन मिलकर गेट खोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि वह बाहर से बंद था। तभी हम देखते हैं कि जून के ऊपर एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता गिरने वाला था, जिसे रॉबिन देख लेता है और जून को धक्का देकर दूर कर देता है, लेकिन वह तख्ता रॉबिन के पैर पर गिर जाता है। इसके बाद जून बेहोश हो जाती है और रॉबिन को भी चोट आ जाती है। जॉन गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह खोल नहीं पा रहा था। इधर जून जुलाई से कहती है, मैं तुम्हारे आगे घुटनों पर बैठती हूँ, तुम्हें जो पैसे चाहिए, जो घर चाहिए, सब ले लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो और हमारे परिवार को सुख शांति से रहने दो। यह सुनकर जूली कहने लगती है, यहाँ कोई है ही नहीं जो गेट खोल पाए, तुम लोग आज मर जाओगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। तभी वहां पर मिलिट्री से एक आदमी आ जाता है। वह जूली को जोर से धक्का देता है और फिर गेट खोल देता है। वह सिंड्रेला को उठाता है और बाहर ले आता है। जैसे ही सिंड्रेला की आंखें खुलती हैं, वह अपने पापा को देखती है और देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, मरने से पहले बस मुझे आपकी ही शक्ल देखनी थी, अब मैंने देख ली, और यह कहकर वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद पीछे पीछे जॉन, रॉबिन और जून भी बाहर आ जाते हैं। फिर सिंड्रेला का इलाज शुरू हो जाता है और सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि सिंड्रेला को ओ पॉजिटिव ब्लड की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले रॉबिन अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है, आप ले सकते हो। लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि तुमसे ब्लड नहीं लिया जा सकता क्योंकि तुम बच्चे हो और इंजॉय भी हो। इसके बाद रॉबिन सिंड्रेला के लिए खून ढूंढने सबके घर जाता है। वह घुटनों पर बैठकर कहता है, प्लीज मेरी सिंड्रेला को बचा लो, वह हॉस्पिटल में है। लेकिन सब उसके मुंह पर गेट बंद कर देते हैं। वह दूसरे घर पर जाता है, वहां भी गिड़गिड़ाता है, लेकिन गेट बंद कर दिया जाता है। तीसरे घर पर भी वही होता है। जून भी उसके साथ होती है। जब कुछ नहीं हो पाता तब एक आदमी आता है और रॉबिन से कहता है कि तुम्हारी बहन जाने वाली है और वह अपने आखिरी समय में तुमसे मिलना चाहती है। इसके बाद रॉबिन और जून भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सिंड्रेला के सामने रॉबिन खड़ा होता है। वह रो रहा होता है और कहता है, तुमने मुझसे हमेशा कहा था कि हम लोग साथ रहेंगे, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली जाओगी, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसके बाद रॉबिन डॉक्टर से कहने लगता है, मेरा खून ले लो, सिंड्रेला को बचाना बहुत ज़रूरी है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। और वह चाकू उठा लेता है और खुद को काटने की धमकी देने लगता है। तब डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, ऐसा मत करो, तुम अपना खून दे सकते हो। तभी वहाँ मुखिया भी आता है और गांव से कुछ लोगों को लेकर आता है जिनका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। वे लोग भी सिंड्रेला को खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार ऑपरेशन शुरू होता है। वहाँ वे सब लोग आते हैं जिनकी कभी सिंड्रेला ने मदद की थी। तब सिंड्रेला को होश आता है। वह अपने पापा को देखती है और कहती है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि आप सच में मेरे पास आ गए हो। मुझे तो बताया गया था कि आप मर गए हो, लेकिन आप सच में मेरे सामने जिंदा खड़े हो। इसके बाद सिंड्रेला के पापा प्यार से कहते हैं, मैं आ गया हूँ, अब हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिंड्रेला अपने पापा को गले लगा लेती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सिंड्रेला जून के घर पर अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है और सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तभी सिंड्रेला के पापा को खबर मिलती है कि जूली अपने घर पर कुछ गलत काम कर रही है और उसका छुपने का स्थान भी मिल जाता है। तभी रॉबिन कहता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे भी उससे बदला लेना है। इधर हम देखते हैं कि जूली अपने मन में कुछ और ही सोच रही होती है। तभी वहां सिंड्रेला के पापा पहुंच जाते हैं। जूली हैरान रह जाती है कि आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। रॉबिन भी वहां होता है और वह सारी सच्चाई बताने लगता है सिंड्रेला के पापा के सामने। सिंड्रेला के पापा जूली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना था और इसीलिए मैंने तुम्हें सिंड्रेला को दिया था, लेकिन तुम ऐसी निकलोगी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। और फिर वे उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला के पापा उसे अपने साथ मिलिट्री हाउस में रखने के लिए ले जा रहे होते हैं। सिंड्रेला को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह जॉन, रॉबिन और जून को छोड़कर जा रही थी। वे सब आपस में एक दूसरे को भाई कहते थे। तभी सिंड्रेला अपने पापा से कहती है, डैड, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग भी मेरे साथ रहें, क्योंकि इन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, उस समय जब मेरे पास कोई भी नहीं था और मेरी आंटी ने भी मुझे निकाल दिया था। यह सुनकर सिंड्रेला के पापा कहते हैं, बिल्कुल, ये लोग भी हमारे साथ रह सकते हैं। हम लोग एक खुशहाल परिवार की तरह हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद जून का परिवार भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें साथ रहने का मौका मिल रहा था। इधर सिंड्रेला और रॉबिन भी बहुत खुश हो जाते हैं और आखिरकार वे सब सिंड्रेला के पापा के साथ रहने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।